नमस्कार, मैं हूँ आस्था और स्वागत है आपका भाग 14 में। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की इस सीरीज़ में पिछले भाग में हमने बात की थी सेलिंग टेक्निक्स पर। डायरेक्ट सेलिंग कैसे की जा सकती है, उसके कई अलग-अलग तरीके हमने देखे, एक उदाहरण भी देखा। एक उद्यम को अगर उन सब तरीकों से बिक्री करनी है, तो कैसे की जा सकती है। तो बड़े विस्तार से हमने इस पर बात की थी और अब आपको ये क्लैरिटी आ गई होगी, साफ तरीके से ये समझ आ गया होगा कि बेचने के भी कितने तरीके हो सकते हैं। और अब अपने इर्द-गिर्द मुझे पता है आपने देखना शुरू कर दिया होगा, पहचानना भी शुरू कर दिया होगा कि अच्छा ये वाली टेक्निक लगा रहे हैं, है ना? इस भाग में आज हम चलते हैं ये देखने के लिए कि उद्यमिता से जुड़े हुए कई सारे मिथक हैं, कई सारी ऐसी धारणाएं हैं, कई सारी ऐसी जिसे हम बोल सकते हैं मिथ्स हैं जो कि हमारे निर्णयों को प्रभावित करती है। जब हम उद्यमिता के क्षेत्र में कदम रखते हैं तो हम किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से कार्य करते हैं, निर्णय लेते हैं, उसको प्रभावित करती है। उनको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, उन मिथकों को तोड़ना बहुत ज़रूरी है और ये देखना ज़रूरी है कि हकीकत क्या है। तो आज हम 5 ऐसे सामान्य तौर पर, जो बहुत सारे हो सकते हैं, बट 5 सामान्य मिथक जो बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं, जिससे लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं, उनकी बात करेंगे और उनको यहाँ पर तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली जो एक गलतफ़हमी कहें या मिथक कहें, वो है कि हर बिज़नेस आइडिया, प्रत्येक व्यावसायिक विचार यूनिक और स्पेशल होना चाहिए, अद्वितीय, विशेष होना चाहिए। आप भी ऐसा सोचते हैं या सोचते थे? हम कई सारे उदाहरण ले चुके हैं। तो बहुत सारे महत्वाकांक्षी उद्यमी जो कि उतरना चाहते हैं उद्यमिता में, एक उद्यमी बनना चाहते हैं, वो ये विश्वास रखते हैं कि उनको एक कंप्लीटली ओरिजिनल, यानी कि एकदम पूरी तरह से मौलिक, अभूतपूर्व विचार के साथ आने की ज़रूरत है। मतलब ऐसा विचार, ऐसा बिज़नेस आइडिया जो आज तक किसी ने सुना नहीं, कुछ अलग ही मुझे लाना है, तभी मैं सफल हो सकता हूँ। हकीकत क्या है? क्यों हम इसे गलतफ़हमी कह रहे हैं, क्यों हम इसे मिथक कह रहे हैं? क्योंकि जब लोग ये सोचते हैं कि लाना है, तो इसकी तलाश के चलते वो शुरू नहीं कर पाते हैं और फिर हो सकता है जो आइडिया या जो विचार वो लाएँ केवल ताकि वो विशेष हो सके, वो उतना फ़ीज़िबल, उतना अच्छा न हो। हो सकता है उनकी जो उनके कौशल हैं, गुण हैं, उससे मेल न खाएँ, वो बेस्ट आइडिया न हो। तो हकीकत ये है कि एक व्यक्ति कैसा भी विचार ला सकता है और ऐसा विचार बिल्कुल ला सकता है जो पहले से ही बाज़ार में मौजूद है। नया हो, अलग हो, किसी ने सुना नहीं हो, ऐसा कतई ज़रूरी नहीं है। जो ऑलरेडी है पहले से बाज़ार में मौजूद, उसको भी ला सकते हो, पर फिर क्या करोगे? क्योंकि बाज़ार में ऑलरेडी है, उसके साथ कुछ अलग कर सकते हैं, है ना? और कुछ अलग में हमने कई चीज़ें बात की थी। कार्यान्वयन, यानी कि उसका एग्ज़ीक्यूशन, जिस तरह से वो सेवा या उत्पाद दिया जा रहा है बाज़ार में, उसमें बदलाव हो सकता है। भेदभाव और ग्राहक फ़ोकस, यानी एग्ज़ीक्यूशन, डिफ़रेंशिएशन और कस्टमर फ़ोकस। ग्राहक पर फ़ोकस, क्या अलग तरीके से आप अपना उत्पाद या सेवा ला रहे हैं, वो इन चीज़ों में जब आप कुछ नवीनता लाते हैं, जब कुछ समस्या है, कुछ गैप है, कुछ है जो मिस हो रहा है, उसको पूरा करते हैं उसी सेवा में, उसी उत्पाद में, तो वो भी एक बहुत अच्छा व्यावसायिक विचार हो सकता है। उदाहरण लेते हैं, बहुत जिसे बोलते हैं बेहतरीन उदाहरण इस मिथक का कि ऑलरेडी पहले से बाज़ार में उपलब्ध सेवा या प्रोडक्ट, उसके लिए भी आप कुछ उसी को दोबारा लेकर आ सकते हैं और वो विचार हो सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल है, उदाहरण है ओला कैब्स। आप सबने ओला के बारे में सुना होगा, आप
प्रयोग भी करते होंगे, कितना आसान है ना? लेकिन जिस वक़्त ओला कैब 2010 में इंट्रोड्यूस की गई थी, लाई गई थी बाज़ार में, ऐसा नहीं था कि कैब्स तब नहीं थीं। मेरू कैब्स, फ़ास्ट ट्रैक ये सब तब चल रही थी, टैक्सी सर्विस थी, तब थी वो बाज़ार के अंदर। लेकिन जो फाउंडर थे भाविश अग्रवाल और अंकित भाटी, ओला कैब्स के जो फाउंडर्स थे, उन्होंने ये देखा कि टैक्सियाँ तो हैं पर उसकी कुछ कमियाँ हैं। कुछ है जो अभी भी मिस हो रहा है उसमें। जैसे कि जब ज़रूरत है उस वक़्त टैक्सी नहीं मिलती, उस छोटे-छोटे शहरों में टैक्सी नहीं मिलती है। तो डिमांड है, छोटे शहरों में भी है लेकिन नहीं मिल रही है, एक वो। दूसरा पैसों को लेके बहुत चिक-चिक होती थी। पता नहीं है, फिर ड्राइवर क्या माँग रहा है, फिर हम क्या कह रहे हैं, तो वो एक होता था। फिर कस्टमर सर्विस, ग्राहक का जो एक अनुभव होता था, वो बहुत अच्छा नहीं होता था, ये भी एक गैप था। तो इनको देख कर के उन्होंने कहा कि हम एग्ज़ीक्यूशन, डिफरेंशिएशन, कस्टमर फ़ोकस इस पर काम करेंगे। सेवा यही रहेगी, इसी को रखते हैं, लेकिन अलग क्या लाते हैं, उसको किस तरह से बदलाव लाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये ओला कैब्स इंट्रोड्यूस की और आप अब देखते हो, आप सबने चूँकि प्रयोग किया है, तो आप ये देख सकते हो, एक मोबाइल ऐप है आपके पास, आपको जहाँ चाहिए छोटे शहरों में हर जगह उनका नेटवर्क इतना बढ़ गया है क्योंकि उन्होंने टैक्सी जो चलाने वाले हैं, उनके साथ टाई अप कर लिया है, तो डिमांड पे टैक्सी चाहिए, ये समस्या खत्म हो गई। चाहिए और आप ओला ऐप से बुक करा सकते हो। आपको पहले से उसमें दिख जाता है कि कितना चार्ज या कितना पैसा आपका लगने वाला है, किराया कितना होगा। तो वो समस्या भी खत्म हो गई कि बाद में उस चीज़ को लेकर हैगलिंग हो रही है, चिक-चिक हो रही है, पहले से पता है, वो क्लैरिटी आ गई, है ना? उसके बाद उन्होंने कई डिफरेंशिएशन लाए वो, कई चीज़ें अलग-अलग। अच्छा, इंडियन मार्केट को देखते हुए, भारतीय मार्केट में जो ग्राहक है, उनकी ज़रूरतों को देखते हुए अलग-अलग तरह की चीज़ें आ गई। ओला ऑटो भी आ गया, ठीक है, कोई ऑटो में जाना चाहेगा, कोई कहेगा कि भई मेरी इतनी ज़रूरत ही नहीं है, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, तो ओला बाइक भी आ गया, ओला मिनी आ गया, सेडान अलग आ गया। तो सबकी ज़रूरतों को देखते हुए उन्होंने ये चीज़ भी ले आई। फिर उन्होंने ड्राइवर्स को भी ट्रेन करना शुरू किया कि ताकि जो ग्राहक का अनुभव है, वो भी अच्छा हो, है ना? ऐसे करके कई सारी चीज़ें अच्छा, फ़ायदे के लिए, ग्राहक के अनुभव अच्छा करने के लिए वॉलेट आ गया, ओला मनी आ गया, आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हो, कैश से भी कर सकते हो। जितनी सहूलियत वो ग्राहक को दे सकें, उनका अनुभव बेहतर कर सकें, टैक्सी सर्विस में, वो इन्होंने किया। और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे, ओला लीडर है इस मार्केट में। उबर जैसे कॉम्पिटिटर्स होने के बावजूद भी ओला आगे है ना? तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि ऑलरेडी एक सर्विस, एक सेवा थी मार्केट में और इन्होंने, जो फाउंडर्स हैं, उन्होंने उसी को अलग करने का, उसमें जो गैप है, उसमें जो चीज़ें मिटी हुई हैं, कम हैं, उनको पूरा करने का फैसला किया और उस आइडिया के साथ में आज वो लीडर्स हैं, है ना? तो ये एक पहला आपका जो मिथक है या गलतफ़हमी कि नहीं, कुछ नया होना चाहिए, नवीन होना चाहिए, एकदम अलग, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब चलते हैं दूसरे मिथक की ओर। दूसरी जो बड़ी गलतफ़हमी होती है, बहुत सारा पैसा चाहिए यदि उद्यमी बनना है ना? होता है, आपके भी ज़हन में ये ख़्याल तो आया होगा। हालाँकि हम इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन व्यवसाय शुरू करने के लिए बड़ी मात्रा में पूँजी की आवश्यकता होती है। ये एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। हकीकत क्या है? हकीकत या वास्तविकता ये है कि पूँजी या कैपिटल सहायक साबित हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन कई ऐसे सफल व्यवसाय हैं, उद्यम हैं, जो न्यूनतम धन के साथ शुरू हुए हैं। अभी हम एक उदाहरण भी देखेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब तक मेरे पास बहुत सारी पूँजी नहीं है, मैं व्यवसाय शुरू नहीं कर सकता। शुरू हुए हैं और आगे बढ़ने के लिए उन्होंने बहुत ही मतलब रचनात्मकता, खूब क्रिएटिविटी लगाई, इनोवेटिव चीज़ें लाए, कस्टमर फ़ोकस किया, है ना?
और बूटस्ट्रैपिंग पर निर्भर रहे कि जो अवेलेबल हैं, जो उपलब्ध संसाधन हैं, उन्हीं से कैसे आगे बढ़ें, उन्हीं से कैसे विकास हो। अब इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण जो हम पहले भी बात कर चुके हैं इनके बारे में, वो है ज़ीरोधा। निखिल कामत, नितिन कामत, जो दोनों भाई हैं। तो जब इन्होंने शुरू किया तो कोई लंबी चौड़ी फंडिंग, पूंजी कुछ नहीं। नितिन ने कुछ अपनी पर्सनल सेविंग्स हैं उसके साथ ज़ीरोधा का निर्माण किया। और ज़ीरोधा क्या है? डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म। तो स्टॉक ब्रोकिंग पहले से बाजार में थी। आप हम जैसे लोग ट्रेडिंग, जो स्टॉक ब्रोकर्स के पास जाते थे ट्रेडिंग के लिए, लेकिन तकलीफ क्या थी? वो जो ट्रेडिशनल स्टॉक ब्रोकर्स जो होते हैं वो कमीशन फी बहुत हाई लेते थे, बहुत ज़्यादा। तो ये एक गैप उन्होंने देखा और उन्होंने डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा 2010 में शुरू की। और उसकी खासियत यही थी कि उन्होंने एक फ्लैट फी स्ट्रक्चर वो लेकर आए। फ्लैट फी ब्रोकरेज है कि मतलब बहुत ही न्यूनतम अमाउंट में, बहुत ही कम कॉस्ट में, लागत में ट्रेडिंग हो सकती है। लेकिन चूंकि लोग ऑलरेडी जो ऑलरेडी पहले से मौजूद स्टॉक ब्रोकर्स थे उनके साथ जुड़े हुए थे, तो फिर इनके पास अलग अब करने को क्या था कि पहले तो लोगों को एड्यूकेट करें, उन्हें बताएं कि फ़ायदे क्या हैं इसके साथ जाने में। लो कॉस्ट, कम लागत में, कम कॉस्ट में ट्रेडिंग करने के फ़ायदे क्या हैं, तो उन्होंने वो सिखाना शुरू किया। उन्होंने अपनी कॉस्ट को, अपने खर्चों को कम रखने में विश्वास रखा। उन्होंने मार्केटिंग पर बहुत सारा पैसा नहीं बर्बाद किया। उन्होंने किस पर रिलाई किया? वर्ड ऑफ माउथ। यानी कि आपने मेरे साथ ट्रेडिंग की, ज़ीरोधा पर आकर की, आपको बड़ा अच्छा लगा, आपका अनुभव बहुत अच्छा रहा, आपके पैसे भी बचे। अब आप जा कर के 4 और लोगों को बोलिए। ये वर्ड ऑफ माउथ है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरह से। तो ये इस तरह से उन्होंने फैलाना शुरू किया बिना मार्केटिंग किए। उनका मॉडल ये था कि हर जगह पैसा कैसे बचाया जाए, ताकि जितने जो संसाधन हैं उपलब्ध, उसी में हम अपना कार्य करते रहें। फिर उन्होंने हर जगह ऑफिस खोलना, जैसे जो स्टॉक ब्रोकर्स होते थे उनके अपने ऑफिस हैं, उनकी जहाँ ट्रेडिंग होती है, इन्होंने कोई ब्रांचेस ऑफिस का झंझट ही नहीं पाला। इन्होंने किस में इन्वेस्ट किया? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत तगड़ा बनाया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सकें। वो एक बार की कॉस्ट ज़रूर थी, लेकिन उनको अलग अलग ऑफिस खोलने की ज़रूरत नहीं थी लोगों तक पहुंचने के लिए। तो ये चीज़ें इन्होंने जब अप्लाई की और फिर लोगों को समझाना शुरू किया, उनको सिखाना शुरू किया, तो बहुत सारे लोग आकर इनसे जुड़ने लगे, क्योंकि लोगों को समझ आने लगा कि कम कॉस्ट में भी ट्रेडिंग हो सकती है। तो ट्रेडिशनल स्टॉक ब्रोकर्स थे, उसके बावजूद उसी सर्विस को, उसी सेवा को एक अलग तरीके से ज़ीरोधा लेकर आए। और कोई फंडिंग नहीं ली उन्होंने किसी से, किसी भी स्टेज पर। जो प्रॉफिट होते, जो लाभ होता, उसी लाभ को वो अपने व्यवसाय में उसे री इन्वेस्ट कर देते। आगे बढ़ना है, पैसा चाहिए, जो लाभ हो रहा है उसका एक अंश उसी में जाएगा, विकास के लिए जाएगा, विस्तार के लिए जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने ज़ीरोधा को एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बना डाला। और आज आप देखेंगे कस्टमर बेस, जितने कस्टमर जुड़े हैं उस के हिसाब से ज़ीरोधा सबसे ऊपर है ब्रोकरेज के अंदर। ब्रोकरेज फर्म जो ट्रेडिशनल ऑलरेडी बाजार में स्टॉक ब्रोकर्स हैं, उन सब के बीच में ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ना? कितना खूबसूरत उदाहरण है कि आप कम पूंजी में भी, कम से कम पूंजी में भी कैसे नवीनता ला सकते हैं एक ऑलरेडी पहले से मौजूद सेवा या उत्पाद में। वो इम्पॉर्टेंट है, क्या इनोवेशन ला सकते हैं, क्या क्रिएटिविटी ला सकते हैं, नवीनता ला सकते हैं, ये मायने रखता है। अब चलते हैं तीसरे मिथक या गलतफहमी की ओर कि एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट मेड, यानी उद्यमी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। आप भी ऐसा सोचते हैं, कई लोग ऐसा सोचते हैं जो उद्यमी बनना चाहते हैं कि नहीं, उद्यमी बनने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, वो कुछ लोगों में पैदाइशी होती है, वो लाई नहीं जा सकती, बनाई नहीं जा सकती। तो
ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। जो ये मिथ है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक इनहेरेंट ट्रेट है, या तो आप में है या आप में नहीं है। ये उद्यमी बन सकता है, ये नहीं बन सकता, है ना? और जो सफल उद्यमी हैं, उनमें एक यूनिक कुछ सेट ऑफ क्वालिटीज़ हैं, उनमें कुछ अलग ही गुण हैं, अलग कौशल है, तो हम कहते हैं हाँ, ये बना ही इसके लिए है। ये नहीं, 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 ये नहीं, ये नौकरी के लिए बना है, ये बन ही नहीं सकता है उद्यमी। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप अपने आप को इस बिना पर रोक रहे हो या आप अपने निर्णय इसके बिना पर ले रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत है। अब वास्तविकता क्या है कि कुछ व्यक्तियों में, है ना, कुछ लक्षण, कुछ गुण होते हैं और वो फ़ायदेमंद साबित भी होते हैं, है ना? जिसे हम बोलते हैं उद्यमशीलता के साथ संरेखित होते हैं, है ना? जो अलाइन्ड हो जाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के साथ। लेकिन लेकिन उद्यमिता को शिक्षा, अनुभव और अभ्यास के साथ सीखा और विकसित किया जा सकता है। इट इज़ अ लर्नेबल स्किल। यानी अगर आप में ललक है सीखने की, टिके रहने की, तो आप बिल्कुल उन गुणों को, उन कौशल को ले सकते हो और अपने अंदर स्थापित कर सकते हो और उसको बिल्ड कर सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कुछ कोई गुण है, कोई कौशल है, बहुत बढ़िया। वो फ़ायदा दे रहा है, जुड़ रहा है, रेज़ोनेट कर रहा है, बहुत बढ़िया। नहीं है, तो कोई भी ऐसा कौशल नहीं है जो सीखा नहीं जा सकता, और सीख करके आप अपनी उद्यमिता का जो सफ़र है उसमें आगे बढ़ सकते हैं, सफल हो सकते हैं। बहुत सारे हमने ऐसे उदाहरण देखे हैं। एक उदाहरण जो अभी मैं लेती हूँ वो है बायोकॉन का। आप सबने नाम सुना होगा। ग्लोबल मतलब लेवल पर हेल्थ केयर को जो इम्पैक्ट कर रही है, इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग बायोफार्मास्यूटिकल कंपनीज़, जिसकी फाउंडर हैं किरण मजुमदार-शॉ। नाम सुना है ना? अगर आप उद्यमिता में इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि है, तो ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा। और ग्लोबल स्तर पर, बड़े-बड़े स्तर पर इनको अवार्ड्स मिले हैं, एक्कोलिड्स मिले हैं। किरण मजुमदार-शॉ जो हैं, ये पैदाइशी उद्यमी नहीं थीं, ना इन्होंने सोचा था। इन्होंने पढ़ाई की, साइंस की, ज़ूलॉजी की, और फिर ये ऑस्ट्रेलिया में जाकर इन्होंने शराब बनाना जो ब्रूइंग जिसे हम कहते हैं, ब्रू मास्टर ये बनी। यानी कि इन्होंने उसकी शिक्षा हासिल की, उसका एक्सपीरियंस लिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। लेकिन ये जो इंडस्ट्री है ब्रूइंग, अल्कोहल, शराब से जुड़ी हुई, ये ज़्यादातर पुरुषों के लिए होती है, डोमिनेटेड पुरुषों से होती है। तो इनको भारत में नौकरी मिलने में बड़ी मुश्किल होने लगी। कैसे, कहाँ, क्या करें? पर इन्होंने निर्णय लिया, इन्होंने हार नहीं मानी, और तब इन्होंने ये सोचा, इन्होंने बायोकॉन की स्थापना की 1978 में, 1978 में। और एंजाइम प्रोडक्शन के लिए इन्होंने शुरुआत की। एक कोई गैराज किसी का उधार रेंट पे लिया, 10,000 रुपए के साथ में उस गैराज में एंजाइम प्रोडक्शन के साथ बायोकॉन शुरू हुआ। और इन्होंने कहा कि मेरा जो बायो टेक्नोलॉजी का जो एक्सपीरियंस है और ये जो ब्रूइंग का एक्सपीरियंस है, इसको मैं इसमें लगाती हूँ। तो उसके साथ इन्होंने शुरू की। अब ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, ऐसा क्षेत्र है, ऐसा उद्योग है जो पैसा भी माँगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर माँगता है, कई चीज़ें। तो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना इनको करना पड़ा, आसान नहीं था इनके लिए। पैसा कहाँ से लाएँ? फिर जो बैंक्स हैं, वो विश्वास करें, नहीं करें, है ना? वो चीज़ से वो गुज़री, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से होगा? पर इन्होंने, वो बोलते हैं ना, सीखा। जो हम रिस्क टेकिंग की बात करते हैं, क्रिएटिविटी की बात करते हैं, ये चीज़ें इन्होंने सीखी। इनका कोई बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं था, कोई व्यवसाय का अनुभव इनको नहीं था, रिस्क टेकिंग नहीं थी। धीरे धीरे करते करते, उन समस्याओं का सामना करते करते, ये आगे बढ़ती रहीं, डटी रहीं, छोड़ा नहीं इन्होंने। और करते करते सारी चीज़ें, जो एक एंजाइम प्रोडक्शन है, वहाँ से जो शुरू हुआ था कि केवल एक एंजाइम प्रोडक्शन, वहाँ से लेकर के एक इतनी बड़ी कंपनी इन्होंने बना डाली, उसको कन्वर्ट कर डाला, जिसमें कि
जो ग्लोबल स्तर पर पूरे देश देश ही नहीं पूरे दुनिया में हेल्थ केयर जो इंडस्ट्री है उसको उसमें कॉन्ट्रिब्यूशंस हैं इसके बायोकॉन के, और रिसर्च प्रोडक्शंस इनोवेशंस वो सब ये कर रहे हैं। किसने कल्पना की थी ये होगा? लेकिन ये एक उदाहरण है कि यदि आप में गुण नहीं भी हैं, कौशल नहीं भी है, तो आप उन्हें सीख सकते हैं। सीखने की ललक थी किरण मजुमदार शॉ में, छोड़ना नहीं है, डटे रहना है, ये बिल्कुल तय था उनके लिए और इसलिए वो लगी रहीं। समस्या आई, उन्होंने सीखा, अपनी टीम में ऐसे लोगों को लाई जो कि वो कार्य बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उनसे सीखा, कई लोगों को लाके, एक्सपर्ट्स को ला करके। तो ये उदाहरण है कि यदि आप स्किल्स के साथ पैदा नहीं हुए हो, कोई नहीं होता है, तो आप उन्हें सीख सकते हो। तो कोई भी एंटरप्रेन्योर या उद्यमी बन सकता है यदि उसमें इच्छा है, सीखने की ललक है और साथ ही में वो जज़्बा है कि कुछ भी हो जाए, जो भी ज़रूरी है, मैं छोड़ूँगा नहीं या छोड़ूँगी नहीं।